यस प्लीज। पीपीटी शो हो रहा है सभी को? Yes, sir. ओके फाइन। Guys, now you can ask question, whatever the question you have regarding the PhD, NET exam, social work, or anything. Anyone? Any question? क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि लास्ट में आप लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं और टाइम बचता नहीं है। ओके, सो अभी क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिए ताकि मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन ले लूंगा। सर, इज देयर एनी शॉर्ट कोर्स फॉर MSW टू क्रैक नेट एग्जाम बिकॉज आई एम वर्किंग? शॉर्ट कोर्स, देखिए शॉर्ट कोर्स नहीं होता है, वो क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है, जो कि एक बैच है और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले स्टार्ट करूँगा। तो वो क्रैश कोर्स है, बेसिकली दैट इज़ फॉर द रिवीजन पर्पज़। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है या एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ के आंसर मतलब एग्ज़ाम देना है, तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो शॉर्ट कोर्स ही होता है और रिवीजन पर्पज़ ओनली। जो भी क्लासेस होंगी उसमें रिवीजन होता है, मैराथन क्लासेस होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं। सो दैट काइंड ऑफ द short course, you can say crash course. So it will start, I think, in October और नवंबर में स्टार्ट होगा। ओके, किसका क्वेश्चन था? लगता, इज इट क्लियर? सर, हाउ टू गेट अ PhD इन IIT NIT इन ह्यूमैनिटी? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। वन सेकेंड। IIT है या फिर NIT या फिर IIM, जो भी है, इन सभी में अभी स्पेशली जो ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के नाम से डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको एक बार चेक करना होगा वेबसाइट में जाकर कि कौन कौन सब्जेक्ट उसमें है। जैसे कि आपका इसमें फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी होगा, सोशल वर्क, ओके, सोशोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमी, डेवलपमेंट स्टडी, रूरल डेवलपमेंट, संस्कृत भी हो सकता है। जैसे मेरे जहाँ मैं PhD कर रहा हूँ वहाँ पर संस्कृत भी है। जियोग्राफी के स्टूडेंट भी आ जाते हैं। पॉपुलेशन स्टडी, बेसिकली जितने भी सोशल साइंस होता है ना, ये बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट वाला। ओके, बट अगर आपका JRF होगा तो थोड़ा इजी रहता है एंट्रेंस एग्जाम निकालना, क्योंकि प्रेफरेंस JRF को देते हैं वो लोग। संजीव, क्लियर है? सो इसके लिए आपका हर साल में, एवरी ईयर, 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है, और दोनों बार आपका एग्जाम मतलब पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर JRF है तो दैट आपको एक बोल सकते हैं, यू कैन गेट द प्रेफरेंस। तो अगर सर, सोशल वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू क्वेश्चन, सी क्वेश्चन देखिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, सागर, सोशल वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू क्वेश्चन। देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चन में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था, डला हुआ है। सबसे पहले तो आपके बारे में पूछेंगे, तो आपको बेसिक अपने बारे में बताना है कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन। आपने जैसे कि ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ओके, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताना है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कौन सा काम किया है, किस सब्जेक्ट में किया है। अगर वहाँ पर डिजिटेशन बनाया होगा आपने तो उसके बारे में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे मैंने स्टडी किया है। चूँकि आप PhD करने वाले हैं, PhD के लिए दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए से अलग होता है। ठीक है, आप जब आप टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अलग इंटरव्यू होगा, PhD के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो टीचर जैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। प्लीज म्यूट कीजिए, आपने वो बोला हुआ है। ठीक है, इसका सागर, तो सोशल वर्क आपको पूरा पढ़ के जाना होगा।
स्पेशली रिसर्च पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए, चाहे आप पीएचडी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करें। हर जगह जो है मैथोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी वाला पोर्शन अलग से एक पेपर होता है। और इंटरव्यू जब पूछा जाएगा तो इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका टॉपिक क्या था, आपका पीएचडी किस पे किया है, आपने कौन कौन से पेपर पब्लिश किए हैं, ओके, किस जर्नल में पब्लिकेशन है आपका, कितने पब्लिकेशन है, किस प्रकार का आपका कंट्रीब्यूशन है थ्रू दी पीएचडी, थ्रू दी आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, अगर आप टीचर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। ओके, आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पीएचडी नहीं किया, आप तो बिना पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट के आधार पे होता है, तो फिर नेट के आधार पे आपका होगा तो आपको जो भी आपने मास्टर्स में पढ़ा होगा उन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके, क्या क्या आपने पढ़ा है, मास्टर्स में डिजिटेशन किया होगा तो कौन से टॉपिक पे था, कौन सी मेथोलॉजी यूज की। सो ऑल अबाउट द रिसर्च एंड योर वर्क इन मास्टर्स एंड dissertations. If you completed your PhD, then they will ask about your PhD topic, your work, your contribution for the through the PhD. What are your research article which is published in different publications? उनके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर पब्लिश कैसे होता है एक एक करके देख लेते हैं पहले, इसके पहले क्लियर है क्वेश्चन किसका था, संजीव? ओके, नेक्स्ट है। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. ओके ओके, वेलकम। फरजीता बारिक सर, क्या एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट सोशोलॉजी रिलेटेड पीएचडी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सोशोलॉजी में देखिए पीएचडी जो है आपका टॉपिक से होता है और डिपार्टमेंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंट सोशोलॉजी है, ठीक है, तो वहाँ पर सोशोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है, और जिन्होंने सोशल वर्क में अप्लाई मतलब मास्टर्स किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो डिपार्टमेंट सोशोलॉजी होगा लेकिन टॉपिक आपका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक चूज किया है, आपको अगर स्टडी करना है, ओके, चाइल्ड हेल्थ को लेकर के, तो चाइल्ड हेल्थ ऐसा टॉपिक है कि जो सोशल वर्क में भी आ सकता है और सोशोलॉजी में भी आ सकता है। तो टॉपिक स्पेसिफिक पीएचडी होता है, ना कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके, पीएचडी काफी ब्रॉड होता है, आप कोई भी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, दैट कुड बी फ्रॉम द सोशल वर्क थ्रू द सोशोलॉजी। आप जो फ्रेमवर्क यूज करेंगे, जो थ्योरी यूज करेंगे, वो सोशोलॉजी की थ्योरी हो सकती है, सोशल वर्क की थ्योरी हो सकती है। ओके, सो पीएचडी थोड़ा अलग होता है, वो ऐसे मास्टर्स की तरह नहीं होता है कि आपको उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें आपको, आपका सोशल वर्क है, आपका सोशोलॉजी है, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हाँ किसी किसी यूनिवर्सिटी में वो पर्टिकुलर मांगते हैं कि सोशल वर्क वाला ही मास्टर्स, जिसका मास्टर्स सोशल वर्क में है वही अप्लाई कर सकता है, तो एक अलग केस हो जाता है। जैसे मान लीजिए डीयू में अगर आपका मास्टर्स एमए जो है सोशल वर्क में किया है, तभी आप पीएचडी के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस अलग हैं। इन जनरली आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, सोशोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं, सोशल वर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर था? किसका क्वेश्चन था? हाँ, ओके। अपरजिता, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यस नेक्स्ट। सर। सर हाँ सर कुछ। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये वैलिड है क्या? सपोज मैं सोशियोलॉजी में पीएचडी कर ली, उसके हम्म, बाद ये वाला मेरे को मतलब उड़ीसा में जो एसएसबी होता है, हम्म, एसएसबी एग्जाम के लिए मैं सोशियोलॉजी में भी डिस्टेंस पीजी कर रही हूँ। तो सोशियोलॉजी एसएसबी का ऐड है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। तो मैं सोशियोलॉजी में पीएचडी कर ली, तो ये वाला काउंटिंग है क्या? आई मीन ये वैलिड है क्या? काउंटिंग होगा मेरा कैरियर एज ए कैरियर काउंटिंग? बेनिफिशियरी होगा क्या? मैं समझा नहीं, काउंटिंग मतलब आप पीएचडी कर रहे हैं सोशोलॉजी में? हैं? ये नहीं सर, एक्चुअली अभी मैं एमएसडब्ल्यू मेरा हो चुका है, हाँ, एमएसडब्ल्यू कंप्लीटेड है। अभी ओके नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, और ओके। सोशियोलॉजी का डिस्टेंस में उत्कल में एडमिशन ली हूँ। एमए, तो एमए ना? हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस में उत्कल डिस्टेंस। यूनिवर्सिटी में उड़ीसा। कौन मतलब कोर्स कौन सा एमए है, क्या है? एमए इन सोशियोलॉजी सर। ओके ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं सोशियोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये बेनिफिट होगा क्या मेरा? मतलब मतलब आप जो जब एसएसबी में एक होता है जो जो कैरियर देखते हैं, जैसे कि रिटिन है, उसके बाद इंटरव्यू है, और कैरियर होता है जो मैं समझ गया, समझ गया। सर्टिफिकेट के टाइम, तो वो काउंटिंग होगा क्या? वैलिड होगा क्या ये वाला? ये मास्टर्स, ये आपका जो डिस्टेंस से कर रहे हैं वो वाला? डिस्टेंस तो वैलिड होगा, ये मैं सब जान चुकी हूँ, लेकिन ये पीएचडी जो पीएचडी करूंगी ये सही रहेगा?
पीएचडी तो वैलिड होता है ना, उसमें गलत क्या है? पीएचडी तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। आपका मास्टर्स होगा, आप ओके पीएचडी सर। करेंगे तो वैलिड रहेगा, हर जगह रहेगा वो तो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब एक दो मेरे फ्रेंड हैं जो कि ऑलरेडी टीचर हैं, उन्होंने पीएचडी नहीं किया था और ज्वाइन कर लिए हैं थ्रू दी एग्जाम। अब वो पीएचडी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डिस्टेंस पीएचडी कर रहे हैं, तो वैलिड रहता है पीएचडी, है ना। ओके यही सर, क्वेश्चन थैंक यू यही सर। क्वेश्चन था ना? हाँ ये ठीक है। यही ओके। क्वेश्चन सर। थैंक यू। भाई वरुण सिंह, पेपर पब्लिश कैसे होता है? सी पेपर के लिए आपको पहले आर्टिकल पढ़ना होगा, आपको बहुत सारे किस टॉपिक पे आपको पेपर निकालना है, पब्लिश करना है, वो टॉपिक चूज करना होगा। उस पर आपको आर्टिकल पढ़ने होंगे बहुत सारे, जो मैंने बताया था कि जो डेटाबेस है गूगल स्कॉलर है, ठीक है, और आपका स्कोपस होता है, और वेब ऑफ साइंस है। इनमें आप आर्टिकल सर्च करिए, ये तो आपके पेड रहते हैं, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, एफिलिएटेड हैं, देन आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल स्कॉलर फ्री होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आर्टिकल डाउनलोड करिए वहाँ से, अपने देखिए आपको कौन सा टॉपिक पे स्टडी करना है, उसके टॉपिक के रिगार्डिंग आर्टिकल डाउनलोड करिए, पढ़िए, और किस पर्टिकुलर जर्नल में वो आर्टिकल पब्लिश है वो भी आपको लिखना होगा। तभी आप अपना, जब आपका आर्टिकल लिख जाएगा तो आप पब्लिश करने के लिए उसी पर्टिकुलर जर्नल में जो है अप्लाई करेंगे, मतलब अपलोड करेंगे, तभी आपका पब्लिकेशन होगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो पहले कोशिश करिए पीएचडी में एडमिशन हो जाए, उसके बाद पेपर पब्लिश करना, है ना। और आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे तो थोड़ा इजी रहता है पब्लिश करना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे जो है जर्नल होते हैं, यहाँ पर आप इजीली तरीके से पब्लिश नहीं कर सकते, वहाँ पर पैसे ही मांगते हैं कहीं कहीं पर। तो आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो इजी रहता है। सो फर्स्ट फोकस ऑन नेट एग्जाम एंड देन फोकस ऑन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, आफ्टर फिर पेपर पब्लिश आराम से होता रहता है। और पीएचडी करेंगे तो पीएचडी सर का टॉपिक। इग्नू में तो सर हाँ, इग्नू में पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी मांगते हैं प्रपोजल, एंट्रेंस देने के लिए भरते हैं एप्लीकेशन। वो प्रपोजल है, पेपर नहीं है। रिसर्च पेपर इज डिफरेंट, रिसर्च प्रपोजल इज डिफरेंट। प्रपोजल का मतलब होता है कि आप प्रपोज कर रहे हैं कि हम ये काम करने वाले हैं पीएचडी में। आप एक टॉपिक बना करके देते हैं उनको, वो पब्लिश नहीं होता है, वो आपका खुद का बना होता है, वो आप दे देते हैं। जैसे कि आप मास्टर्स करेंगे तो आप एग्जाम देते हैं या नहीं, मालूम नहीं देते हैं। पीएचडी में आपका जब एग्जाम होता है तो वो रिटेन एक प्रपोजल मांगते हैं कि आप पीएचडी में क्या करेंगे, है ना। पीएचडी कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस देंगे, आपको सिलेबस पढ़ना है और एग्जाम देना है। पीएचडी आपका खुद का होता है, आप कोई टॉपिक चूज करेंगे, उस पर आप स्टडी करेंगे, तो उस टॉपिक जो चूज करने वाले हैं आपको वो देना पड़ता है कि हम ये टॉपिक है मेरा, ऐसे ऐसे करने वाले हैं, ये आपका पॉपुलेशन है, ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर मैं स्टडी करूंगा, ये मैथोलॉजी है, इंट्रोडक्शन, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ बना करके उसको हम रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, वो आपको बना करके देना होता है। वो रिसर्च पेपर नहीं होता है, वो रिसर्च प्रपोजल होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने यस सर, बताया हुआ यस था सर। कैसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एक बार लास्ट वाला देख लेना जो वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है। यस, यस सर, यस सर। ओके, अभी क्लास में लास्ट में बता दूंगा एक फॉर्मेट दिखा करके। अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं सबके। लता सर, यस सर, कैन यस सर। यू गिव सम गाइडेंस रिगार्डिंग यूजीसी केयर जनरल्स फॉर सोशल वर्क? सी, देखिए यूजीसी केयर, आप पीएचडी कर रहे हैं ऑलरेडी क्या? यूजीसी केयर के बहुत सारे मतलब जनरल्स हैं सोशल वर्क के लिए। आपका टॉपिक कौन सा है, उससे वो ये देखना। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि जो कोई भी जर्नल में आप पब्लिश कर पाएंगे। सोशल वर्क एक ब्रॉड सब्जेक्ट है ना। आप मेडिकल सोशल वर्क में आप स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल सोशल वर्क है क्या है, मतलब किस टाइप का स्टडी है, वीमेन स्टडी कर रहे हैं आप, चाइल्ड को लेकर के, हेल्थ को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, मतलब दिस इज वेरी बिग थिंग ना सोशल वर्क। मतलब आप ये बताइए पर्टिकुलर कि आपकी स्टडी किस टाइप की है, उसी के हिसाब से आपको जनरल चूज करना पड़ता है। क्योंकि जनरल एक ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्टिकल आप किसी भी जनरल में डाल देंगे, वो पर्टिकुलर उसका फिक्स रहता है कि आप इसी एरिया में इस पर्टिकुलर जनरल में डाल सकते हैं। हेल्थ के लिए अलग होगा, एजुकेशन के लिए अलग जनरल होते हैं, इसी प्रकार से हर एक कैटेगरी होती है। तो सोशल वर्क एक बहुत बड़ा टर्म है, आप उसका अंदर आपका कौन सा टॉपिक है, किस पर्टिकुलर एरिया में आपका फोकस्ड है, उसको लेकर के आप देखना है कि कौन कौन से जनरल हैं। देन आप उसमें से चूज करिए कि कौन सा बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आपके पेपर के लिए, ताकि वो पब्लिश हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि आप मान लीजिए एजुकेशन को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, आपने रिसर्च पेपर लिख लिया, और आपने जो जनरल चूज किया वो एजुकेशन पे लेकर रखा ही नहीं, वो हेल्थ को लेकर के आप उसमें अप्लाई करेंगे, आपका रिजेक्ट हो जाएगा पेपर। क्योंकि आपको आपको ये देखना है कि आपका जो टॉपिक है और जो जनरल है, क्या दोनों एक जैसे हैं, मतलब जो आप पब्लिश करने वाले हैं, क्या वो जो जनरल है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करता है। ये सब चीज़ आपको देखना होगा। क्लियर है लता?
तो एक बार मुझे ये बता देना कौन सा आपका रिसर्च वर्क में, सोशल वर्क में कौन सा एरिया है जहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, मतलब किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप जनरल चूज कर सकते हैं। सर नमस्ते, दिस इज द साई चरण फ्रॉम एपी। नमस्ते सर, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन इन जी। ये क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर क्लास दिस। क्लास कब होता है सर? सी क्लास तो पेड है, मतलब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्लासेस में। यहाँ पर ये जो क्लास है ये बेसिकली पीएचडी को लेकर के है, और सोशल वर्क को लेकर के आप नेट के बारे में कोई स्ट्रेटजी पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, नॉट द सब्जेक्ट रिलेटेड। नहीं नहीं सर, हम अभी सर मुझे भी जानना है सर कि रिसर्च आर्टिकल कैसे पब्लिश होता है। देखिए रिसर्च आर्टिकल का मैं क्लास ले लूंगा तो आपको बता दूंगा कैसे पब्लिश करना है। पहले तो ये है आपको लिखना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है ना। पब्लिश तो बाद में आता है, पहले आप ये लिखना सीखिए, लिखना कैसे है, टॉपिक कैसे चूज करना है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सर क्या हम एमएसडब्ल्यू करते हुए भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हाँ तो सर प्लीज़ इसका सी प्रोसेस प्रोसेस देखिए, पहले आप रिसर्च आर्टिकल लिख लीजिए, है ना। वो प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस चेक करना है कि कौन सा जनरल है जो कि आप बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए, आपके टॉपिक के रिगार्डिंग है। देन आप उसको ओपन करिए, वेबसाइट को ओपन करिए, वहाँ पर ऑप्शन रहता है अपने आर्टिकल को जो है सेंड करने के लिए, तो आप सेंड करना होगा। तो वो प्रोसेस ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो है पॉइंट है कि आप आर्टिकल लिख पाते हैं, उसमें टाइम लगता है। ओके, दैट इज़ नॉट इजी प्रोसेस। पब्लिश पब्लिकेशन के लिए भेजना दैट इज डिफरेंट थिंग, और लिखना एक अलग है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो पहले आप फोकस करिए आर्टिकल लिखने पर। जब लिख जाए मुझे टेक्स्ट कर देना मेरे नंबर पे, मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको पब्लिश करना है। इज इट वैलिड इन कैरियर और एनी अदर जॉब? कौन सा? अच्छा वो क्लियर है किसका था? राजकुमार और साबुक से गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई वांट टू सम क्वेश्चन, आई वांट टू क्वेश्चन रिगार्डिंग दी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बोलिए ना, तो ये आप व्हाट व्हाट इज द क्वेश्चन? पीएचडी टॉपिक विलेज गुड इवनिंग सर। डेवलपमेंट। यस गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि जो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट है, इसका मैंने अभी रिसेंटली एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरा है पीएचडी के लिए। तो उसमें वो यूथ और कम्युनिटी डेवलपमेंट उन्होंने ब्रैकेट में ये मेंशन किया हुआ है। तो जो जी मेरा प्रपोजल है वो सेक्स रेशो उससे रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड है। तो क्या मतलब वो जो इंस्टीट्यूशन रेलेवेंट है है, वो हाँ हाँ हाँ। या आप वो रेलिवेंट है? क्योंकि मैंने जी जब उनकी प्रोफाइल भी देखी थी जो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, अब मैं बताता हूँ, बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। जो उनकी प्रोफाइल देखी थी मैंने, जो वहाँ पे फैकल्टीज है, तो मोस्टली दे आर बिलोंग टू द यूथ एंड कम्युनिटी रिलेटेड एरियाज। तो इसीलिए मुझे वो थोड़ा सा क्लियर यस करना था कि मुझे अपना प्रपोजल चेंज करना पड़ेगा क्या उसके लिए? यस यस, आपको देखो ये देखना होता है जब भी हम जहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो इंस्टीट्यूट किस, या कोई डिपार्टमेंट है तो किस पर्टिकुलर एरिया में स्टडी कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स वो वर्क उसी में करेंगे, यूथ को लेकर के उनका स्टडी होगा, जो भी रिसर्च कर रहे होंगे, है ना, उनका कोर एरिया वही है। तो अगर आप और कोई रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और किसी एरिया का और अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे रिसर्चर होंगे या जो स्कॉलर होंगे जो अप्लाई करेंगे विद द सेम सब्जेक्ट, वो यूथ को लेकर के कोई स्टडी कर रहे होंगे, तो ऑफकोर्स आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोकस करिए कि आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक उसी एरिया में आप देख लीजिए, उसमें जाकर ओपन करके उनके आर्टिकल पब्लिश होंगे बहुत सारे, उसमें से आप देखिए कि आपको किस टाइप का स्टडी करना है ना। फिर उसके रिगार्डिंग आप रिसर्च प्रपोजल बनाइए, ना कि और किसी टॉपिक पे। सी आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप चिल्ड्रन को लेकर के स्टडी करना चाहते हैं या वीवन को लेकर स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट जो है उसका फोकस्ड है यूथ पर, तो आपको जो आर्टिकल बना के देना होगा, सॉरी जो प्रपोजल बना के देना होगा, वो उसी के रिगार्डिंग होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए, यूथ को लेकर के, या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं या कुछ भी, यूथ को लेकर के आपको प्रपोजल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके साथ साथ और भी जो है स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई करेंगे प्रपोजल के साथ साथ, तो उनका उन्हीं का सिलेक्ट होगा जो कि ज़्यादा रेलेवेंट होगा उनके अकॉर्डिंग, उनका जो रिसर्च एरिया है जिसमें वो स्टडी कराना चाहते हैं, तो आप उसी के रिगार्डिंग अपना प्रपोजल को चेंज करिए, बदलिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये सेम थैंक यू। कॉन्सेप्ट आपका यूनिवर्सिटी में भी होता है। जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको देखना होता है कि डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर हैं, जैसे सोशोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये देखना है कि ये प्रोफेसर किस टाइप का इन्होंने वर्क किया, इनका पीएचडी किस सब्जेक्ट में किस एरिया में था, इनके जो आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं कौन से रिसर्च एरिया में पब्लिश किए गए हैं,
अब मान लीजिए आप सोशोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं यूथ को लेकर के, आपने कुछ एक प्रपोजल बनाया यूथ को लेकर के, यूथ एजुकेशन को लेकर के, और ये जो रिसर्च जो आपका प्रोफेसर है इन्होंने स्टडी कर रखा है, वीमन वीमन स्टडी कर रखी है, या मान लीजिए चिल्ड्रन को लेकर के इनकी स्टडी है पिछले 10 सालों में, तो फिर आप प्रपोजल बना कर देंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, चाहे इंस्टीट्यूट में चाहे यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी अप्लाई करें, तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनका रिसर्च एरिया क्या है, उसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग आपको प्रपोजल बनाना है, फिर भेजना है ना। आपका कितना ही अच्छा प्रपोजल बना होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको बुरा भी लग सकता है कि प्रपोजल रिजेक्ट हो रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप पहले चेक कर लीजिए वेबसाइट पे जा करके कि प्रोफेसर जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या रिसर्च एरिया है, उनका स्टडी किस टाइप का है, उनके आर्टिकल कौन कौन से हैं, उनको पढ़िए, फिर अपना प्रपोजल बनाइए उनके अकॉर्डिंग क्या वो चाहते हैं। ओके, उनको जो चाहिए अगर आप उनको वो उसी प्रकार का प्रपोजल देंगे तो आपका एक्सेप्ट होने का प्रपोजल का चांस ज़्यादा होगा, सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यही गलती जनरली स्टूडेंट करते हैं कि वो ऐसे भेज देते हैं प्रपोजल कुछ भी बना करके। आपको कुछ भी नहीं बनाना है, आपको उनके अकॉर्डिंग बनाना है जो वो चाहते हैं, अगर आपको एडमिशन चाहिए पीएचडी में। दिस इज द प्रोसेस। थैंक यू सो मच। ओके, डॉक्टर विवेक सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सब किस क्लास में डिस्कस करेंगे, रिसर्च डिजाइन रिसर्च प्रपोजल। देखिए रिसर्च प्रपोजल अलग चीज़ है, मैं बता देता हूँ। प्रपोजल का मतलब होता है कि आप प्रपोज वर्क, कि आप क्या करने वाले हैं, एक टेंटेटिव वर्क होता है, टेंटेटिव रिसर्च, आप टॉपिक देते हैं, ये प्रपोजल होता है। जैसे मान लीजिए आपको अ, जैसे टेंडर लेते हैं ना गवर्नमेंट के, जैसे कि मान लीजिए आपको, आप ठेकेदार है तो ठेकेदार एक टेंडर लेता है सरकार का, तो बना करके देता है ना प्रपोजल कि आप क्या क्या काम करेंगे, आपको किस टाइप का काम लेना है। ऐसे ही रिसर्च में होता है कि आप पीएचडी करने वाले हैं तो आप प्रपोजल बना के देंगे कि हम इस टाइप की स्टडी करना चाहते हैं, ये टॉपिक है हमारा, ये मैथोलॉजी यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हैं, तो वो उसको हम प्रपोजल बोलते हैं। दैट इज नॉट आर्टिकल, दैट इज प्रपोजल। वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, टॉपिक चेंज हो जाएगा आपका, तो उसको प्रपोजल बोलते हैं। रिसर्च डिजाइन उसका हिस्सा होता है कि किस टाइप से आप रिसर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका स्टडी है फार्मर सोसाइटी को लेकर के, तो जो मैथोलॉजी होगी, जो आपकी रिसर्च डिजाइन होगी, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करने वाले हैं, किस टाइप का टूल यूज करेंगे, इंटरव्यू या फिर सर्वे के माध्यम से, क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव स्टडी है, ओके, सैम्पलिंग कौन सी होगी, कौन सा रिसर्च एरिया होगा, पॉपुलेशन कितनी होगी, वो सभी चीज़ें आपकी रिसर्च डिजाइन के अंदर, मतलब एक आप फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि आपका रिसर्च, आपका जो टॉपिक है ये मैथोलॉजी यूज करने वाला है, इस प्रकार से स्टडी करेगा। सो रिसर्च डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। जैसे कि इंट्रोडक्शन होता है, रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसी प्रकार से रिसर्च डिजाइन आपका उसका हिस्सा होता है। क्लियर है डॉक्टर विवेक? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। अगर पीएचडी टॉपिक विलेज डेवलपमेंट पर करना है, सो हाउ टू क्रिएट प्रपोजल फॉर एंट्रेंस, बीए सोशोलॉजी, एमए सोशल वर्क। विलेज डेवलपमेंट, देखिए विलेज डेवलपमेंट पे आपको करना है तो आप गूगल स्कॉलर में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए बहुत से ऐसे टॉपिक कि रिसर्च आर्टिकल रिलेटेड टू द विलेज डेवलपमेंट। ओके, वहाँ से बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, और इंडिया भी डाल देना साथ साथ में, विलेज डेवलपमेंट इन इंडिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया, ऐसे करके अलग अलग कीवर्ड डालना, विलेज मत डालना, साथ साथ विलेज डाल देना, किसी में कम्युनिटी डेवलपमेंट डाल देना, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डाल देना, ऐसे करके डालेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे। 10-15 आर्टिकल आप डाउनलोड कर लेना, उनको पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा ये जो है इन्होंने स्टडी किया हुआ है। उससे उससे आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। नीचे वो भी रहता है, रिसर्च गैप भी रहता है, कहीं के पर जो है कोई रिसर्चर जो आर्टिकल लिखता है तो वो लिख देता है कि इस टाइप की स्टडी हो चुकी है और फर्दर फ्यूचर इस टाइप की स्टडी की जा सकती है। सो दैट इज द काइंड ऑफ गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर रिसर्च गैप, कि आप उसको ले करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिस्कशन से नहीं होगा, आपको आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। आप टॉपिक डालिए उस पर, गूगल स्कॉलर पे लिख लीजिए, क्या क्या मैं बता देता हूँ आपको। देखिए डालना है रिसर्च आर्टिकल रिलेटेड टू विलेज डेवलपमेंट इन इंडिया, रिसर्च आर्टिकल रिलेटेड टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इस प्रकार से डालिए, है ना, ये कीवर्ड डालिए तो बहुत सारे आर्टिकल आएंगे उसमें। यस कई सर, बार, यस सर, ठीक है, यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर आई एम फर्स्ट, यस। सर जिसका नेट निकल चुका है सोशल वर्क में, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से सोशल वर्क के अलावा सब्जेक्ट यस, में अप्लाई कर हाँ हाँ, सकता है, क्योंकि देखिए ये, ऐसे मतलब यस में देखिए क्या होता है कि ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कॉलेज के, वो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने सोशल वर्क में नेट कर लिया है, तो सोशल वर्क जहाँ पर भी होगा अगर वहाँ वैकेंसी आएगी तो आप तो अप्लाई कर ही पाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पर सोशोलॉजी में जो है वो जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ लिख देते हैं सोशोलॉजी प्लस अलाइड सब्जेक्ट,
ठीक है, तो अलाइड सब्जेक्ट में आपका सोशल वर्क आ जाता है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने केवल सोशोलॉजी लिखा है और अलाइड सब्जेक्ट नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है जब भी अप्लाई करें किसी इंस्टीट्यूट में, उसका नोटिफिकेशन चेक करें, जिसमें जो भी है उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट के साथ साथ सोशोलॉजी में लिखा होगा, या रूरल डेवलपमेंट में लिखा होगा, ट्राइबल स्टडी में लिखा होता है अलाइड सब्जेक्ट। ओके, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर उसमें नहीं लिखा है, केवल कोर सब्जेक्ट मांग रहे हैं, जैसे सोशोलॉजी है, आपका सोशोलॉजी होना चाहिए, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है जब भी फॉर्म फिल करें किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो प्लीज़ ध्यान रखना है कि उसमें अलाइड सब्जेक्ट लिखा है तभी अप्लाई करना। और उसमें अगर लिखा हुआ है कि बाकी सब्जेक्ट, या लिखा, कभी कभी लिखा भी होता है सोशोलॉजी और साथ साथ में ब्रैकेट में लिखा होता है सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल स्टडी, रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टडी। तो ये सभी सब्जेक्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अलाइड सब्जेक्ट हैं सभी के सभी। सो यू कैन चेक कि उसमें नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि नहीं है, देन यू कैन अप्लाई। ओके ओके सर। सर, आई एम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पीजी, हाउ कैन क्लियर नेट जीरो बाय कंप्यूटर विद सीनियर्स? जी देखो शुभदीप मंडल, ऐसा नहीं होता है। सीनियर्स का मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम दे चुके होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जूनियर्स, जो फ्रेशर होते हैं, जो लोग डायरेक्ट एग्जाम दे रहे होते हैं पहली बार, उनका नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का हो जाता है। ठीक, कंप्लीट नहीं करना है आपको, अपने आप से कंप्लीट करना है, बस आपको फोकस करना है 70% लाने का। पेपर 1 में आप तैयारी करिए कि आपके 35 क्वेश्चन सही हो जाए, पेपर 2 में आपके 70 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। अब इसमें सीनियर और जूनियर का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप अपने आपको लेकर के स्टडी करेंगे, फोकस करेंगे, आपको एग्जाम क्लियर करना है। आपको एक ही तो मतलब चाहिए ना पोस्ट जेआरएफ के लिए, कि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो 60-70 सीट्स होती हैं जेआरएफ के लिए, तो आपको एक चाहिए। उसमें से आप ये टारगेट लेकर के चलिए और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। सीनियर्स का भी होगा, आपका भी होगा। है, जेआरएफ डबल सकते हैं क्या? डबल, हाँ, 2 बार करिए, 4 बार करिए, एक बार यूज होगा, है ना। जैसे नेट होता है ऐसे जेआरएफ है। जेआरएफ आप 2 बार कर लीजिए, 3 बार से क्या, ये एक ही जो आपका एक ही नंबर होगा। जेआरएफ में नंबर लिखा होता है, वो नंबर आपको देना पड़ता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और अपने जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होता है उसको फोटो कॉपी देना होता है। तो आप एक ही दे पाएंगे ना, और तो सेम नाम से तो ज़्यादा दे नहीं सकते, तो पैसा उतना ही मिलेगा, है ना। कर सकते हैं नाम के लिए कि आपको चलो बताना है कि मेरे 2 जेआरएफ में 3 है, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट में कर सकते हैं, हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अगर जैसे बीमन स्टडी है, तो बीमन स्टडी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे जेआरएफ ले सकते हैं, बिल्कुल। राजकुमार, एक सब्जेक्ट है जो कि कोई फायदा नहीं है, जेआरएफ टू जेआरएफ ही रहेगा, चाहे 1 करो या 50। हाँ, सब्जेक्ट अलग अलग करोगे तो बेनिफिट है, क्योंकि लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पीएचडी आप 2 सब्जेक्ट में तो नहीं करोगे ना। देखिए, जेआरएफ का बेनिफिट केवल पीएचडी के लिए होता है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है। नेट और जेआरएफ में कोई अंतर नहीं होता है। जेआरएफ आपका होगा तो भी आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस जेआरएफ मिल जाएगा। आपका नेट का होगा तो नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जेआरएफ आपका वो पीएचडी एडमिशन लेंगे तभी वो काम आएगा। बाकी नेट जेआरएफ एक ही जैसा है। सर नमस्ते सर, दिस इज साईचरण फ्रॉम, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इन सीक्वेंस ऑफ सोशल, ये क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन इन सीक्वेंस ऑफ सोशल प्रोसेस? मैंने बोला हुआ है कि सोशल वर्क के जो सब्जेक्ट एक क्वेश्चन है वो हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके अदर डाउट पीएचडी को लेकर के या एग्जाम को लेकर के हैं, वो पूछ सकते हैं। सर, जिसका नेट निकल चुका है सोशल वर्क में, वो कौन कौन से सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सोशल वर्क? क्योंकि बहुत कम कॉलेज में सोशल वर्क सब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया अंशु कुमारी कि आप जब भी कोई भी पोस्ट निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप उसका नोटिफिकेशन पढ़िए। उसमें अगर लिखा हुआ है, स्पेशली लिखा होता है सोशोलॉजी में, लिखा होता है एंथ्रोपोलॉजी में, ह्यूमन स्टडी में, ट्राइबल डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट स्टडी, ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लेना कि वहाँ अलाइड सब्जेक्ट लिखा है या अंडर ब्रैकेट में सोशल वर्क अगर लिखा होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर केवल उन्होंने सब्जेक्ट वाइज लिया हुआ है, जैसे सोशोलॉजी है, तो केवल सोशोलॉजी की उन्होंने ये बोला हुआ है कि मास्टर सोशोलॉजी में होना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें लिखा है अलाइड सब्जेक्ट, देन यू कैन आल्सो अप्लाई एज ए मास्टर इन सोशल वर्क और एनी सब्जेक्ट लाइक रूरल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट स्टडी। क्लियर? यस सर। तो शांता सर, उड़ीसा एसएसबी के लिए एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट का क्या ऑप्शन नहीं है? कैन वी अटेम्प्ट इन अनदर सब्जेक्ट? देखिए, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि जो उड़ीसा एसएसबी के अंदर सब्जेक्ट है कि नहीं है सोशल वर्क। अगर नहीं है तो आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
है ना, एक बार कंफर्म कर लेना कॉल करके कि सोशोलॉजी में अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सोशोलॉजी नहीं है तो अप्लाई कर पाएंगे आई थिंक, है ना, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट देंगे ना वो अप्लाई करने के लिए। तो सोशोलॉजी नहीं है सर, नहीं है सर, मैं कॉल करके मतलब क्लियर हो हम्म, चुकी हूँ कि सोशल सब्जेक्ट वाले हाँ सोशियोलॉजी या अदर सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अच्छा लिए नहीं, सब सोशल वर्क स्टूडेंट मिलके ट्वीट करना पड़ेगा। अदर ओके तो ट्वीट नहीं तो आपको मेल करना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ तो है। देखिए सोशल वर्क जो है हर जगह नहीं है, ये तो थोड़ा ये सा सोशल वर्क अभी प्रोफेशनल सब्जेक्ट में ऐड है, अभी तक वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लिए हैं। हम्म, सो इसीलिए मैं एसएससी बहुत वाले सारे और ओपीएससी में पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐड नहीं है सोशल वर्क सब्जेक्ट। हाँ पब्लिक सर्विस में बहुत सारी स्टेट के अंदर नहीं है सोशल वर्क, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक तो है सोशल वर्क का, लेकिन अब मास्टर, यूपीएससी में सर था, अभी अभी पिछले साल उसको हटा दिए। हाँ फिर हाँ, ट्वीट किए, सोशल वर्क एसोसिएशन ने ट्वीट किए, फिर हम्म। अभी चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन यूपीएससी में था बट हटा दिए वो लोग। देखिए अभी सोशल वर्क को लेकर के ना थोड़ा टाइम लगेगा, अभी सही से एस्टेब्लिश हो नहीं पाया एज ए सब्जेक्ट बाकी चीज़ों में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग सोशल वर्क में आ चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेट्स सी, अच्छा हो बेहतर हो, आगे। प्रॉब्लम यही है कि कोई स्टूडेंट्स इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। वो लोग सब एमएसडब्ल्यू के बाद अपने अपने काम में रहते हैं। जैसे कि ऑटो वाला का भी एसोसिएशन है बट सोशल वर्क लोगों का एसोसिएशन नहीं है अभी तक। यही प्रॉब्लम है, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। एक दो जन का मेल का रिप्लाई भी नहीं आता है। मैं तो बार बार मेल कर चुकी हूँ एसएसबी यूपीएससी को, उड़ीसा देखिए में आपके बहुत अकेले सारे से नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी मेल कर चुकी हूँ बट कोई रिप्लाई। देखिए आपके अकेले से नहीं होगा, अब ज़्यादा लोग करेंगे तभी रिप्लाई करेंगे वो, और तभी उसका सुनवाई भी होगी, ज़्यादा लोग करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। एसएसबी में सपोर्टेड नहीं है, ओके। तो पीएचडी एंट्रेंस से करने पर जेआरएफ का बेनिफिट क्यों नहीं होता? पीएचडी डिस्टेंस से करने पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि पीएचडी डिस्टेंस से आप क्यों कर रहे हैं, या तो आप जॉब कर रहे होंगे, है ना। तो जो जेआरएफ जो फेलोशिप दी जाती है वो रेगुलर वालों के लिए दी जाती है। अगर रेगुलर पीएचडी करेंगे, आप वहाँ रहेंगे, मतलब उसमें जो आचार्य वगैरह मिलता है तो इसी चीज़ के लिए मिलता है ना, कि आप वहाँ रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए आप जाके रह रहे हैं, तो आपको एचआरए वगैरह मिलता है। जो फेलोशिप मिलती है वो पीएचडी करने के लिए मिलती है रेगुलर, क्योंकि आप पीएचडी जब रेगुलर करेंगे तो जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा टाइम आप पीएचडी में देंगे, रेगुलर करेंगे तो आप, तो इसलिए आपको फेलोशिप दी जाती है कि आप पीएचडी अच्छी तरह से कर पाएं, आपको एक्स्ट्रा जो है मनी दी जाती है। ओके, दैट फॉर ओनली फॉर द पीएचडी, नॉट फॉर, ये सैलरी नहीं होता है, ये पीएचडी करने के लिए आपको दी जाता है, तो पीएचडी आप करेंगे रेगुलर बेसिस पे तभी मिलता है। Hello. ठीक है, यस Hi, good यस, evening, dear. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। So, this question is pertinent to NetGRF यस, social work में. So, I'm a working professional जो पिछले साल MSW किया था ओके, PSW से. तो हम्म। अभी when I went through the syllabus no, तो पूरा समंदर जैसा लगता है. तो आपके जैसे wisdom और experience से आप बता पाएं कि out of 10 units जो ज्यादा फोकस कर पाए वो जिससे मतलब स्मार्ट स्ट्रेटेजी बन पाए. देखिए उसमें कुछ यूनिट तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी पढ़ना पूरा पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हर एक यूनिट से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यूनिट ओके. 1 है, यूनिट सेकंड है, यूनिट 5 है, यूनिट 8 का फर्स्ट चैप्टर है, वो इंडियन ओके. कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल से ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ। यूनिट 8 का फर्स्ट है हाँ सेकंड जी. चैप्टर, यूनिट 9 और यूनिट 10 ये जो है, स्पेशली 5 यूनिट और एक चैप्टर यूनिट 8 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन, ये ऐसा होगा कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल लगभग 9 से लेकर 11 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आते हैं, ठीक है, ओके. अब ओके. हर एक यूनिट के अंदर से। और बाकी जैसे यूनिट थर्ड है, तो थर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, छोटा यूनिट है, इजी है, आप जल्दी पढ़ पाएंगे, एक हफ्ते के एक वीक में पूरा कवर कर सकते हैं और कम टाइम में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये ओके. यूनिट 4 है, छोटा यूनिट है, यूनिट 6 है, 7 है, तो ये छोटे छोटे यूनिट है, जल्दी कवर हो जाएंगे, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, जैसे कभी किसी में 7 आ गया, किसी में 8 आ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ओके. ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट छूट जाएगी, लेकिन दीज आर द लेंदी यूनिट और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, इनका वेटेज भी अच्छा होता है, तो इसको आप फोकस कर सकते हैं अगर कम टाइम है और आपको तैयारी करके एग्जाम देना है, यू कैन फोकस ऑन दीज। हम्म. यूनिट 5 जो है रिसर्च वाला है, तो आप पेपर 1 में पढ़ते हैं रिसर्च, तो बहुत सारे कॉमन कॉमन हाँ टॉपिक जी. रहते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा यूनिट 5 जल्दी कंप्लीट करने के लिए।
ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, स्टडी डिस्टेंस एक करने 50% हो करेंगे, 50% होना। अजी पर क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आया। साथ साथ देखिए इसके साथ सर साथ आप क्या डिस्टेंस से तो कर रहे हैं जैसे 50% तो होना ही चाहिए नहीं। देखो, ऐसे नहीं होता है ना 50%। आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो फिर आप तो जॉब भी कर सकते हैं ना डिस्टेंस से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब कर रहे हैं, कहीं पर प्राइवेट एनजीओ में जॉब कर रहे हैं, आपका सैलरी वहाँ पर 30,000 है, इसके बाद यहाँ से भी आपको 15,000 मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, आप एक ही जो है बेनिफिट ले सकते हैं, या तो कहीं जॉब करके या फिर फेलोशिप से। ओके, दो दो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, और लास्ट लास्ट क्वेश्चन जो था, जो मैं बात बात कर रहा था, उसका था मुझे याद नहीं, तो उसमें आप साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना, पीवाई को एटलीस्ट पिछले 3 सालों के। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, कोई थोड़ी सी नहीं होगा। कोशिश करना कि ये सभी 2-3 सालों के पेपर अच्छे से उनको एनालाइज एनालाइज करना, समझना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। सर, सेव कितना होता है, कितने पर मंथ खर्चा होता है? देखो यार, खर्चा सबका अपना अपना होता है ना। कोई कोई लोग ज़्यादा सेव कर पाते हैं, कोई नहीं बचा पाते हैं। तो इट्स अप टू यू कितना सेव कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीस होती है, फी पे करना पड़ता है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी करेंगे, वहाँ पर फीस कम रहता है। आईआईटी एनआईटी में बहुत फीस रहता है, एक सेमेस्टर का 45,000। ठीक है, और आईआईएम में फीस कम रहता है। तो या आईआईटी आईआईटी का लगभग फीस एक जैसा होता है। तो 45 दो सेमेस्टर का आपका अगर 90 हो गया, 90 तो यहीं चला जाएगा, आपको 35 मिलेगा, 37 मिलेगा पर मंथ। तो देख सकते हैं कितना खर्चा होगा। अब उसमें इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा होता है, आपका भी खर्चा होगा, है ना, हर महीने 10-12 हज़ार रुपये कम से कम। तो बचा सकते हैं, मतलब बच जाता है, ऐसा नहीं है। सर, सेव कितना हो, डिफरेंस इन प्राइवेट एंड रेगुलर पीएचडी? देखिए, रेगुलर पीएचडी आपको जैसे रेगुलर का मतलब होता है कि आपको वहीं रहकर पढ़ना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा डेली बेसिस पे, इंस्टीट्यूट में, डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा रेगुलर। ठीक है, आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपको जाना पड़ेगा, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वो रेगुलर कहलाता है। एक प्राइवेट नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, डिस्टेंस बोल सकते हैं। मतलब डिस्टेंस में क्या होता है, आप जॉब कर सकते हैं, आप एडमिशन ले लेंगे, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप प्रेजेंट हो जाना, एग्जाम होगा तब आप चले जाना। आपका सिनेप्सिस होगा तो आप प्रेजेंट हो सकते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोग्रेस होगा, तो उस समय जा करके आप डिस्कस कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर से, डिपार्टमेंट जा करके बातचीत कर सकते हैं। तो वो आपका रेगुलर नहीं होता है, वो डिस्टेंस से होता है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पीएचडी बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और आपको रेगुलर नहीं जाना है।